हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक ये सारे Na+K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी एक्यूमुलेट करती है एनिमल्स की, ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, खाने से भी। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें वेस्ट है, तो ये हमको हमारी बॉडी से रिमूव करनी होती है। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। In this chapter, you will learn the mechanisms of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. Common nitrogenous waste कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ध्यान से सुनो, ये है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक। तो अब जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है उसको बहुत सारा पानी चाहिए एलिमिनेशन के लिए। उसको अगर बॉडी से निकालना है तो हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। तो अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट जिन एनिमल्स में ये होगा, रिलीज होगा, वो होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। उनके पास तो पानी ही पानी है इसलिए, और इसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म कौन शो करता है? एक्वाटिक एनिमल्स मोस्टली। ओके, देन आते हैं यूरिया। यूरिया इज मीडियम टॉक्सिक, बहुत ज्यादा भी टॉक्सिक नहीं, बहुत कम भी टॉक्सिक नहीं, यूरिया होता है मीडियम टॉक्सिक। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए है, जैसे ह्यूमंस भी यूरियोटेलिक है, इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो इनको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, जिसको हमें एक्सेस होता है ह्यूमंस को, या फिर जो भी यूरियोटेलिक है। और यूरिक एसिड मतलब ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है रिमूवल के लिए। तो इनका जो वेस्ट होता है वो पेलेट के फॉर्म में रिलीज होता है, मतलब पेस्ट काइंड ऑफ थिंग। ये होता है बर्ड्स में, जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती। नाउ लेट्स, जो भी आगे दे रखा है वो मैंने पहले ही बता दिया। Ammonia, urea, and uric acid are major forms of nitrogenous waste excreted by animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. The process of excreting ammonia is ammonotelism. Many bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects are ammoniotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surfaces through gills in fishes as ammonium ions. तो ये अमोनियम आयंस के रूप में डिफ्यूजन से भी एक्सक्रीट हो जाता है, पानी में फैल जाता है। इन किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है अमोनिया में। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो अभी जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो इनको 24/7 पानी का एक्सेस नहीं होता है ना, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल ये एडेप्टेशन है कि हमें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लेसर टॉक्सिक हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हमें वाटर कंजर्व करके रखना है। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरिक एसिड। मरीन फिशेस भी, मरीन वाटर में रहने वाली फिशेस भी ये होती है यूरियोटेलिक एनिमल्स। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर। जो एनिमल्स किडनीज यूज करते हैं हमारे जैसे, तो हमारे लिवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, लिवर एंड of this animal and released into blood which is filtered and excreted out by kidneys. ये पूरी प्रोसेस हम देखेंगे कि अमोनिया कैसे यूरिया में बन रहा है और यूरिया हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। Some amount of urea may be retained in kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. तो ये भी मेंटेन रहना चाहिए ऑस्मोलैरिटी हमारे बॉडी की। Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste विथ मिनिमम वाटर लॉस। अभी इनके पास इतना ज्यादा वाटर का एक्सेस नहीं होता, इसलिए इनका पेलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में वेस्ट होता है, एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स।
अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको ये याद रखना है, यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स किस में प्रेजेंट है? In most invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs like kidney. हम तो बहुत डेवलप्ड एनिमल्स है, इसलिए हमें एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है किडनीज का, पर सब में नहीं होता है। सम ऑफ these structures are mentioned here. Protonephridia और flame cells are excretory structures in Platyhelminthes. Platyhelminthes में flame cells होते हैं। Flatworms, example Planaria, rotifers, some of the annelids and cephalochordate Amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation. Ionic regulation, fluid volume balance, ये सब मेंटेन करने में इस सारी चीज को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। वाटर का, आयंस का हमारी बॉडी में जो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिड्स। आपको इसकी प्रॉपर नोट्स बनानी है, कौन सा स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट है, और रिवाइज करना है बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। Malphizian tubules are excretory structures of most of the insects, including cockroaches. Malphizian tubules, हमने इसमें कॉकरोच में देखा था ना, Malphizian बॉडी होती है उनकी। Help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands or green glands perform the excretory functions in crustaceans like prawns. ये पूरा की पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी देखो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो किडनी के ऊपर कैप के जैसे ग्लैंड्स है, किडनी की टोपी, ये है एड्रिनल ग्लैंड। देन किडनी से रिलेटेड जो भी चीज है उसके आगे रीनल लगेगा, ये चीज मैंने बताई है। तो रीनल आर्टरी, किडनी वाली आर्टरी, रीनल वेन, फिर ये है हमारी किडनी इटसेल्फ, ये है डॉर्सल एरोटा, ये है यूरेटर जहाँ से यूरिन बन के जाएगी हमारे ब्लैडर में। यहाँ पे यूरिन स्टोर होती है एंड देन एक टाइम के बाद हमें सिग्नल मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा यूरिन स्टोर हो चुकी है, नाउ आप जाके आ सकते हैं। देन यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन रिलीज होती है। यह है कॉर्टेक्स, मेड्यूला। दो हिस्से होते हैं किडनी के भी, एक कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, एक मेड्यूला वाला रीजन होता है। मेड्यूला में मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, मतलब ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स के, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेड्यूला है, उसके आजू बाजू है कॉर्टेक्स। यह है पेल्विस, इस रीजन को पेल्विस बोलते हैं जहाँ पे सारे कॉर्टेक्स, जहाँ पे सारे मेड्यूला मीट कर रहे होते हैं। और यह है इंफेरियर वेना कावा, ये वेन, ये आर्टरी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गया। इन ह्यूमंस, मेरा पेंटा भी प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। इन ह्यूमंस the excretory system consists of pair of kidneys, one pair of ureters, urinary bladder और urethra। एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है, दो हमारे पास यूरेटर्स है, दो किडनीज है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड structures situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae close to dorsal inner wall of abdominal cavity। अभी ध्यान से देखो, किडनी थोड़ी सी पीछे वाली साइड प्रेजेंट है, डॉर्सल इनर वॉल पीछे वाली साइड प्रेजेंट है, और तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये चीज लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रे के बीच में। लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबार, आपको वर्टिब्रे तो पता है, सर्विकल, थोरैसिक, लंबार, तो उन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर, लेंथ 5 to 7 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट दे रखा है 120 to 170 सेंटीमीटर, सॉरी 170 ग्राम, ये इतना डाटा दे रखा है किडनी के बारे में। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। तो देखो ये वाला वो नॉच है, यहाँ पे हाइलम बोलते हैं इसको, जहां से हाइलम वाले पॉइंट से ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें किडनी में एंटर कर रही होती है। Then inner to the hilum is a broad funnel shaped space called renal pelvis। हमने देखा pelvis, यह है हमारा pelvis, यहाँ पे सारे medulas meet कर रहे हैं। With projections called calyces, इन projections को calyces बोलते हैं। Anyways, ये यहाँ पे ये जो projections
आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है कैलाइसिस। देन द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज, वेट हाईलाइटर ही बेटर है। The outer layer of kidney is tough capsule. Inside the kidney, there are two zones: outer cortex, inner medulla. The medulla is divided into few conical masses, medullary pyramids. Medullary pyramids होते हैं projections प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, तो वही मेडुलरी पिरामिड है और वो आगे कैलाइसिस बन रहा है। सारे कैलाइसिस मीट करके पेल्विस रीजन में, और पेल्विस रीजन के बाहर है हाइलम वाला रीजन। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये देखो, ये है हमारे कॉलम ऑफ बर्टिनी, जो कॉर्टेक्स जहाँ पे मेडुला में मीट हो रहा है, ये इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। समझ रहे हो? नेक्स्ट, each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. 1 million nephrons होते हैं each kidney में, दोनों के मिला के 2 million nephrons, which are functional units. Each nephron has two parts, the glomerulus and renal tubule. ये आगे चल के देखेंगे कि renal tubule और glomerulus होता कैसे है. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Renal artery देखिए हमने, उसकी एक फाइन छोटी सी ब्रांच निकलती है, वो जो ऐसे एक, वो ब्रांच क्या होती है, आगे जाती है और ऐसा गोला बना लेती है, टफ्ट ऐसे पूरा एक दूसरे खुद में ही बाइंड होके एक ऐसा गोला बना लेती है, वो होता है ग्लोमेरुलस। और फिर वो, ये इसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट बोलता आने वाला, फिर यहाँ पे गोला बना और गोला बनने के गोले से भी निकल रहा होगा, उसको बोलेंगे जाने वाला, तो वो हो गया इफ्रेंट एट्रियोल। और ये जिसमें ये ऐसे डायग्राम, ये रहा ग्लोमेरुलस, ये आई एफरेंट एट्रियोल, ये ऐसे पूरा इसने टफ्ट बना लिया, ये गया, इसको बोलेंगे इफ्रेंट एट्रियोल। और ये जो नीचे वाली चीज है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के नीचे आएगा हमारा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का जो इनिशियल पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक वाला, किसके नजदीक, हमारे माल्फिशियन बॉडी के, इसको माल्फिशियन बॉडी बोलते हैं। ग्लोमेरुलस के साथ बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं माल्फिशियन बॉडी। बोमेन्स कैप्सूल के आगे से हमारा रीनल ट्यूब्यूल शुरू होगा। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल ब्लड लेके जा रहा होता है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, देखा हमने, which encloses the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body और renal corpuscle. ये देखो, Malpighian body, renal corpuscle बोलते हैं इसको. Then the tubule continues further to form highly coiled network, PCT. PCT एक highly coiled network होता है, ये वाली फोटो में आपको दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा Bowman's capsule. यहाँ पे है PCT, ये है पीसीटी इनिशियल पार्ट, फिर नीचे जाके बनेगा हेनलेज लूप, और ये है डीसीटी। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आपको आगे सारी चीजें समझेगी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पीसीटी ओके। अ हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ये देखा हमने, ये है डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जा रही है हेनलेज लूप के, ये है असेंडिंग लिम्ब। ओके, और इसके साथ साथ ही ये जो नीचे जा रहा है, ये हेयरपिन शेप्ड है, ये जो नीचे जा रहा है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, जो ऊपर जा रहा है वो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। और उसके साथ साथ होता है एक पूरा ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई, उस ब्लड कैपिलरीज के सप्लाई को बोलते हैं वासा रेक्टा। ये जो सारा दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई, उसको बोलेंगे वासा रेक्टा। उसके बाद डीसीटी शुरू होगा, सबसे पहले तो पीसीटी, descending limb, ascending limb, DCT, and then a collecting duct. Now, the ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule, मतलब DCT हमारा. The DCT of many nephrons open into a straight tube called collecting duct.
कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे मीट होता है, देखो, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज सारी कलेक्टिंग डक्ट एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस देखिए वहां पे ओपन होंगे थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। मेड्यूलरी पिरामिड्स के कैलाइसिस से रीनल पेल्विस में ओपन होंगे। नेक्स्ट अभी किडनी देख लो, ये है हमारे कैलाइसिस, आगे देखो ये है हमारे कैलाइसिस, ये है पूरा हमारा पेल्विस, ये है हमारी कैलाइसिस, ये है हमारा पेल्विस, देन रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, ये हमारा पूरा पेल्विस रीजन है, बोला मैंने अभी। ये है कॉर्टेक्स, ये है रीनल कैप्सूल आउटर वाला, रीनल कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, याद रखना। देन मेड्यूलरी पिरामिड्स, यूरेटर हो गया। नेक्स्ट है द माल्फीजियन कॉप्सल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी वेयर लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले बहुत डीप जाता है मेड्यूला में, पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स एरिया में ही होते हैं। ये देखो ऐसे मेड्यूलरी पिरामिड है, सॉरी ये ऐसे मेड्यूलरी पिरामिड है और ये वाला कॉर्टेक्स एरिया है मेड्यूलरी पिरामिड के बाहर। तो जो पीसीटी डीसीटी होता है ये ऐसा होगा, फिर ये लूप ऑफ हेनले डीप इनसाइड है एंड डीसीटी यहाँ है, तो वो कॉर्टेक्स एरिया में। नेक्स्ट देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली लिटिल इनटू मेडुला। बहुत सारे इसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा सा ऐसे थोड़ा ही आएगा मेडुला के अंदर, लेकिन सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बाहर होते हैं और इनका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा ही अंदर आता है, तो इसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. ऐसे एकदम मेडुला के नीचे तक आएगा नेफ्रॉन, तो इसको बोलेंगे juxtamedullary nephrons। क्या बोलेंगे? juxtamedullary nephrons. The efferent arteriole emerging from glomerulus forms a very fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is cortical nephrons. Cortical nephrons में vasa recta. Now look at this diagram very carefully. सबसे पहले तो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, देन बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस, जो इफरेंट एट्रियोल से निकल के नीचे जाएगा और ये बनाएगा वासा रेक्टा। ये पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेगा और ये क्या बनाएगा हमारे लिए? वासा रेक्टा। कहाँ लिखा है? हाँ, ये रहा वासा रेक्टा। ओके, नाउ दिस पार्ट, ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ये आगे चल के बना रहा है पीसीटी। ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, इनिशियल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, इसलिए इसको पीसीटी बोलेंगे। पीसीटी से नीचे एक पिन लाइक, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। इसका भी फंक्शन आपको पता चलेगा आगे। फिर है हमारा डीसीटी, डिस्टल ट्यूब्यूल, और देन कलेक्टिंग डक्ट। ओके, और कुछ बचा? नहीं, ये भी डायग्राम हो गया। तो नेक्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन। अभी हम यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेसेस देखेंगे। सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये कैसे होता है? फिर होता है रीअब्सॉर्प्शन और फिर सिक्रीशन। फर्स्ट प्रोसेस तो फिल्ट्रेशन का है, हमारी यूरिन कैसे फॉर्म होती है वो पूरा बताया गया है, एंड आयंस का बैलेंस, यूरिन को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, वो सारी प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म है उसका पूरा। ऑस्मोलैरिटी का एक चार्ट है, वो बहुत हार्ड जाता है सबको, लेकिन वो पढ़ना है हमें। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। ये 3 प्रोसेसेस होती है that takes place in different parts of nephron. The first step in urine formation is filtration of blood. हमने जो ये वाला डायग्राम देखा, यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड में ही सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स है, आयंस है, वाटर है, ये हो गया, एंड यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इस पे सेल्स होते हैं जिनका नाम है पोडोसाइट्स। ये एपिथेलियल सेल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे होते हैं पोडोसाइट सेल्स, और 3 लेयर में फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो लेयर कैपिलरी की, ये जो कैपिलरी है इसकी खुद की लेयर होंगी, ये इसकी खुद की लेयर,
देन फिर यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एंड देन फिर बोमेंस कैप्सूल के सेल्स की लेयर। तो ऐसे करके फिल्ट्रेशन होता है, और फिर बहुत सारा यहाँ पे जो भी आएगा इसमें बोमेंस कैप्सूल में वो रहेगा हमारा फिल्ट्रेट। फिर यहाँ से आगे पूरे रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट पास होगा, विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन होता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में 1100 से 1200 ml किडनी ब्लड फिल्टर करती है, मतलब इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। और हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है एक मिनट में, तो इट्स 1/5 विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। वही बोला, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर के थ्रू होता है। द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स है इनके एंडोथीलियम रहेंगे सबसे पहले तो। देन द एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, वो सबसे नीचे वाली लेयर। देखो ये है हमारी एक लेयर, ये है दूसरी, एंड दिस इज थर्ड लेयर। ऐसे ब्लड फिल्टर होके आएगा। ये हो गई हमारी ये कैपिलरी की लेयर है, ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम ओके। देन द एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये है एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। Then the epithelial cells of Bowman capsule called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores। देखिए यहाँ पे जो cells होते हैं ये ऐसे arranged होते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे pores बनते हैं जिसको बोलते हैं filtration slits, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। सिर्फ प्रोटीन्स वो वाले साइड रह जाएंगे, बाकी सारी चीजें पास कर जाएंगी, जैसे वाटर हो गया, आयंस हो गए, वो चीजें पास करेंगी। ब्लड प्रोटीन्स जो भी हमको नहीं जाने देना है फिल्ट्रेट में, वो ऊपर ही रहता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma except proteins pass on to lumen of Bowman's capsule। सारी चीजें, ये बोमेंस कैप्सूल है ऐसा पूरा, इसके ल्यूमेन में आ जाएंगी एक्सेप्ट प्रोटीन्स, तो therefore it is considered as a process of ultrafiltration. The amount of filtrate formed by kidneys per minute is called glomerular filtration rate। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनी प्रोड्यूस कर रही है उसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR in a healthy individual is approximately 125 ml पर मिनट। एक मिनट में 125 ml, तो पूरे दिन में 180 लीटर्स, 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, यूरिन नहीं। इतना सारा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, बाद में किडनी क्या करती है, पूरा जितनी भी यूरिन डाइल्यूट है हमको सिर्फ वेस्ट बॉडी के बाहर निकालना है, राइट, तो उसको बाद में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ऐसे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में बनती है। 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है। The kidneys have built-in mechanisms for regulation of GFR. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus (GJA). GJA is a special sensitive region formed by cellular modification in DCT and afferent atriole at location of their contact। देखो जो हमारा afferent atriole है, ये देखो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं रेनिन, ओके ये एफरेंट एट्रियोल के सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं। और जो डीसीटी के बारे में बोल रखा है, जो हमारा डीसीटी है, डीसीटी क्या है पता है ना आपको, ये डीसीटी, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं डीसीटी के अंदर वाले सेल्स, वहां पे एक ऐसा लाइक मॉडिफिकेशन बनता है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी यार, एक मॉडिफिकेशन बनता है, ये इसका नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो मुझे इतना याद नहीं है, बट दिमाग में रखो कि एक ऐसा यहाँ पे इसके सेल्स में भी मॉडिफिकेशन बनता है जिसका नाम, वेट आई विल सर्च फॉर इट, एक ही सेकेंड रुको।
मुझे पता है, बस मेरे नोट्स में भी लिखा था, मुझे अभी एग्जैक्ट क्लिक नहीं हो रहा है वो। वेट, हाँ, मैक्यूला डेंसा। ओके ओके, मैक्यूला डेंसा नाम का एक मॉडिफिकेशन बनता है। उसका काम क्या होता है कि उसका काम एक तो वो किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, रेनिन को भी, लाइक रेनिन के भी कितना प्रोडक्शन हो रहा है रेनिन का, उसका भी। तो इसका ऐसा काम है कि ये सारी ऑस्मोलैरिटी कैसी चल रही है, ये सुपरवाइजर काइंड ऑफ थिंग। तो ये मैक्यूला डेंसा नाम का जो मॉडिफिकेशन है उसका ये काम होता है कि उसको सारे फंक्शंस थोड़े से रेगुलेट करने होते हैं। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जीजे सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट जीएफआर फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल। देखो, अगर जीएफआर गिर गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर्स पर डे है, अगर ये गिर गया, कम हो गया, कैन एक्टिवेट जीजे सेल्स टू रिलीज रेनिन। जो रेनिन है उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, विच कैन स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल। ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है पूरा, मैं बताऊंगी आपको। तो इससे क्या होता है, देखो, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो जीएफआर ऑब्वियसली बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ से ब्लड ही आ रहा है ना, यहाँ से, तो ब्लड अगर कम आया तो यहाँ पे जीएफआर कम, मतलब फिल्ट्रेट कम बनेगा। ब्लड का थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर रहा, फास्ट ब्लड आने लगा, तो यहाँ पे फास्ट फिल्ट्रेशन होगा। तो जब भी जीएफआर में फॉल आता है, हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। फिर आगे देखो, द कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे is 180 liter per day with that of urine released, urine 1.5 liter, suggests that nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed by renal tubules। जो हमारा पूरा वो पीसीटी डीसीटी हेनलेज लूप वो सारा जो मैकेनिज्म है वो इसी रीजन से है, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, तो उसे हम फिर से ले लेते हैं, सिर्फ वेस्ट बाहर निकालेंगे। तो इसलिए 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट जो भी फॉर्म हो रहा है। This process is called reabsorption. The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanisms। आपको देखने मिलेगा कि पीसीटी में कैसे, लाइक सॉरी, हेनलेज लूप में जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें पैसिवली हो रहा होता है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में ऐसे एक्टिवली हमने मैकेनिज्म लगा रखे हैं जिससे ये चीज होंगी, रीअब्सॉर्प्शन होगा। For example, substances like glucose, amino acid, Na+, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. Reabsorption of water also occurs passively in initial segments of nephron. During urine formation, the tubular cells secrete substances like H+, K+, and ammonia into the filtrate. ये सारी चीजें filtrate में secrete होती है। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in maintenance of ionic and acid-base balance of the fluids. Body fluid का balance लेना बहुत ज़्यादा important है, इसको osmoregulation बोलते हैं। तो हमें जो भी आयंस important है वो हमें हमारी बॉडी में चाहिए, वो वेस्ट में बाहर नहीं देंगे ना, एंड जो वेस्ट है वो बॉडी में नहीं चाहिए, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। देखो, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। अभी सारी ट्यूब्यूल्स का क्या क्या काम है वो देखते हैं। पीसीटी सबसे पहले तो, पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, बिकॉज ये पूछा भी गया था आई गेस। देन nearly all essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment। तो यहाँ पे 70 to 80% of वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हमें रीअब्सॉर्ब करना है वो यहाँ पे होता है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस। देखो ये वाला तो गलत दे रखा है यहाँ पे, पोटेशियम आयंस का हम सिक्रीशन नहीं करते, रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, बिकॉज हमें ये काम की चीज है, ये वेस्ट नहीं जाने देनी है। हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया का सिक्रीशन मतलब हम फिल्ट्रेट में डाल देंगे कि बहा दो, इससे यूरिन में लेके जाओ, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। पोटेशियम आयंस यहाँ पे गलत लिखा है, इसका हम सिक्रीशन नहीं रीअब्सॉर्प्शन करेंगे इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हम एब्सॉर्प्शन करेंगे। देखो डायग्राम में बाइकार्बोनेट NaCl H2O न्यूट्रिएंट्स K+ का हम एब्सॉर्प्शन कर रहे हैं और H+ और NH3 का सिक्रीशन कर रहे हैं। देन हेनलेज लूप,
रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसके असेंडिंग लिम्ब में रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम होता है, मतलब आपको हेनलेज लूप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, परमिएबल टू वाटर, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये बात आपके दिमाग में एकदम फिट रहनी चाहिए, तो ही जाके आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म और वही ये पूरा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है वो समझेगा। और ये वाला जो पार्ट है ये है परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मैं ऐसे लिख रही हूँ, और इम्पर्मिएबल टू वाटर। लिखे देखो, एंड इम्पर्मिएबल टू वाटर। तो देखो अभी क्या होता है, जैसे जैसे ये यहाँ से मूव करेगा नीचे, अभी हमने बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व कर ली काम की, अभी यहाँ पे वाटर बचा है और सोल्यूट एंड ऑल बचा है। अभी जैसे जैसे नीचे फिल्ट्रेट पास करेगा, ये वाली जो है वो परमिएबल टू वाटर है, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा H2O। देखो यहाँ से सारा वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ पे यही होता है कि जैसे जैसे नीचे मूव कर रहा है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। ये जो मेड्यूला होता है ना, ये मेड्यूला के पार्ट में हो रहा है। देखो मैं मेड्यूला ड्रॉ करूँ क्या, या मेड्यूलरी पिरामिड समझ लो। तो मेड्यूलरी पिरामिड में जैसे जैसे नीचे आते हैं 1200 तक ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी इज बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन 1200 ऑस्मोल है इधर, जैसे जैसे नीचे आते हैं। तो होता क्या है, अभी हमारा फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, फिल्ट्रेट में इनिशियली 300 ही ऑस्मोल हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर कम है, और अभी हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 300 होंगी इंटरस्टिशियम में। फिर ये देखो यहाँ पे क्लियर कट्टा आपको डिस्टिंक्शन दिया है कॉर्टेक्स एरिया और ये मेड्यूला एरिया। 300 इनिशियल पार्ट में कॉर्टेक्स के नजदीक वाले, फिर 400, फिर 500, फिर 600, ऐसे करते करते ऑस्मोलैरिटी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ेगी। अभी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ज्यादा सॉल्यूट है, ऑस्मोलैरिटी मतलब ज्यादा सॉल्यूट, अंदर कम सॉल्यूट है। वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर कभी भी सॉल्यूट के पास मूव करेगा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वाटर एंड सॉल्यूट। तो यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट है, अंदर कम सॉल्यूट है, तो वाटर बाहर जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है। ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स है, सॉल्यूट भी जा सकती थी लेकिन हमने इसको इम्पर्मिएबल रखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सॉल्यूट के लिए हमने इम्पर्मिएबल रखा है, इसलिए सिर्फ वाटर मूव करेगा, वाटर बाहर मूव कर गया। नाउ यहाँ तक आने तक वाटर की भी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉरी फिल्ट्रेट की भी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज वाटर बाहर मूव कर रहा है तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना अंदर, वाटर के कंपैरिजन में ही बोला है ना रिलेटिवली, तो वाटर जितना बाहर मूव करेगा अंदर उतना कॉन्सेंट्रेटेड बनता जाएगा, तो सॉल्यूट उतना बढ़ गया, सॉल्यूट का अमाउंट, तो अंदर की भी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 1200 हो जाती है। हमारा एक ही एम है कि दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी सेम रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे सेम है 300 300, अब ये 300 वाला यहाँ पे आएगा नीचे मेड्यूला में, यहाँ पे तो बाहर 400 है, तो बाहर ज्यादा सॉल्यूट है तो वाटर निकला, फिर यहाँ पे 500 है तो वाटर निकला, वाटर निकला 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 निकला, पूरा वाटर बाहर निकल गया ऑलमोस्ट। फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा यहाँ का कचरा साफ करेंगे। फिर यहाँ से अभी हमारा जो भी फिल्ट्रेट है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते टाइम अभी हमने वाटर को निकलने की परमिशन नहीं दी, अभी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सकते हैं। ये ऐसा मैकेनिज्म है बिकॉज हमें क्या करना है, काम की चीजें जो भी है वो हमारी बॉडी में लेनी है, वाटर हमारे काम का है, वाटर इज इम्पोर्टेंट। तो वाटर को हमने ले लिया, हमको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी के बाहर जानी चाहिए, बाकी की चीजें रिजर्व रहनी चाहिए। तो हमने वाटर निकाल लिया, अभी असेंडिंग लिम्ब में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लेते हैं, हमारे काम के इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम निकाल लेंगे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ले लेंगे और सिर्फ वेस्ट को ऊपर जाने देंगे। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये ऑस्मोलैरिटी यही है, देखो 1200, देन इधर हम 800 ले लेते हैं, 700, 600, 500, 400, 300, ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की है। अभी हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सॉल्यूट बाहर निकलेगा, सॉल्यूट इन द सेंस देखो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें चाहिए, देखो NaCl निकल रहा है यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमको चाहिए वो हम निकालते हैं। और तो और यहाँ पे थिक सेगमेंट है और थिन सेगमेंट है, ये भी याद रखना। देन यहाँ पे होते हैं एक्टिव
इसके लिए एक पंप लगाए रखे होते हैं, एक नहीं दो चार ऐसे पंप होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में, इसको बोलते हैं Na के पंप। एक्टिवली और पैसिवली हमको, अब देखो जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से मान के आ जाएंगे वो पैसिवली आ जाएंगे, तो उनका तो इतना कुछ इश्यू है नहीं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे काम के हैं बट वो आ नहीं रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो उसको हम जबरदस्ती एनर्जी खर्च करके एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराएंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, समझी बात? तो ये था स्टोरी। हाँ, तो फिर हमारा फिल्ट्रेट और ऊपर जाएगा। हमने अभी क्या कर लिया, सारे जो ये भी निकाल लिए, हमारी काम की चीजें भी निकाल, सोल्यूट भी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो काम किए वो निकाल लिए, वाटर भी निकाल लिया। अभी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ तक यूरिन हो चुकी है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें सिर्फ वेस्ट बचा है। देन फिर आगे फिर डीसीटी में देखो NaCl, H2O और बाइकार्बोनेट हम ले रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं बाहर, और ये सिक्रीट कर रहे हैं K+ और H+। अभी रीड करते हैं यहाँ पे क्या बोला है। हेनलेस लूप, अभी मैंने पढ़ा दिया, अभी आपको ये समझेगा कि यहाँ पे बोला क्या है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. Osmolarity maintain करता है ये। The descending limb of Henle's loop is permeable to water. बोला मैंने descending limb मतलब नीचे जाने वाला permeable to water है, but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. जैसे जैसे filtrate नीचे जाएगा concentrate होएगा, because हम water निकाल रहे हैं ना। The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Ascending limb actively या फिर passively transport allow करती है। Therefore, as concentration of filtrate pass upwards, therefore as the concentrated filtrate pass upwards, it gets diluted due to passage of electrolytes to the medullary fluid. तो वो थोड़ी सी dilute भी हो जाती है, because हम electrolytes भी निकाल रहे हैं, तो थोड़ी सी तो dilute होगी ही ना। Then DCT, conditional reabsorption of Na+ and water takes place in this segment. Conditional reabsorption of Na+ and water takes place in this segment. Conditional मतलब होगा तो होगा, मतलब अलाउड, क्या बोलूँ अभी मैं, होना है तो होगा, नहीं चाहिए तो नहीं होगा, बॉडी की नीड के हिसाब से। तो कंडीशनल, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा हमें करना है या नहीं। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain pH and sodium potassium balance in blood. हाँ, यहाँ तक आई होप आपको समझा है। लास्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। अभी ये कॉर्टेक्स से शुरू होके मेडुला तक है, ये वाला है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। देन देखो कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, ये यूरिया जो है, कलेक्टिंग डक्ट में हमारा सारा फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट में से यूरिया निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है। अभी आपको लगेगा कि क्यों यूरिया को वापस क्यों लाना है। देखो हमें ना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, आयन और लाइक सोल्यूट का बैलेंस। जैसे ऑस्मोलैरिटी क्या है, मैंने बोला ऑस्मोलैरिटी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे आप समझ लो। तो हमें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि लाइक दोनों तरफ, अभी इधर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में और इधर भी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन चाहिए, सेम ऑस्मोलैरिटी चाहिए। तो उस रीजन से हमको यूरिया को बाहर निकालना पड़ता है थोड़ा सा। देन यूरिया बाहर निकल गया, जैसे ही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गई उतना यूरिया हम बाहर निकालते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालते हैं। एंड वाटर भी थोड़ा सा निकालना पड़ता है। बाकी अभी क्या बोला है देखते हैं इधर। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment allows passage of small amount of urea, थोड़ी सी यूरिया बोला मैंने, into medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of H+ and K+ ions. सिलेक्टिव सिक्रीशन भी यहाँ पे होता है, मतलब H+ और K+ ये जो इधर जा रहे हैं ये इधर भी जाते हैं। अभी नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहले तो हम हमारा
देखो अभी मैंने एक ऐसा तो भी डायग्राम ड्रॉ करके लाया है, बट ठीक है, समझ जाएगा आपको। यहाँ से ये ब्लड का फ्लो है, ओके। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, अब ये इतना मैंने गंदा ड्रॉ किया है, इधर ऐसा होता नहीं है, वो इधर की साइड कैसे तो भी लूप्ड है। देन यहाँ से ब्लड फ्लो ये वाली साइड है, इधर मतलब नीचे, अभी यहाँ से ये उसके पीछे से है, तो इसका अल्टीमेट ब्लड फ्लो लेफ्ट साइड है, आप ऐसे समझ लो, वासा रेक्टा का। एंड हमारे हेनलेस लूप में क्या है, फिल्ट्रेट। वासा रेक्टा में ब्लड है, हेनलेस लूप में फिल्ट्रेट है जो राइट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे काउंटर करंट मतलब अपोजिट साइड जाने वाला फ्लो। यहाँ पे कितने काउंटर करंट है, सबसे पहले ये देखो कि वासा रेक्टा खुद के साथ ही काउंटर करंट में है, यहाँ से वो नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर ऐसे, तो ये एक काउंटर करंट हो गया। ये वाला यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, एक काउंटर करंट हेनलेस लूप का खुद के साथ, ये एक नीचे, ये एक ऊपर, मतलब ये एक काउंटर करंट हो गया ऊपर नीचे। और हेनलेस लूप का वासा रेक्टा के साथ, ये ऊपर ये नीचे, तो ये एक और काउंटर करंट हो गया। तो यहाँ पे 3 काउंटर करंट हमें देखने मिल रहे हैं। देखो मेन काउंटर करंट मैकेनिज्म का होल पॉइंट ये है कि हमें मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, मेड्यूला में एकदम अंदर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी है। ये उसी के लिए बना है पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म, 2 चीजों के लिए। एक तो मेड्यूला में हमारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन चाहिए, ऑस्मोलैरिटी हमें कहाँ काम आ रही है, उसके भी पीछे एक रीजन है, हमें वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में काम आ रही है। जैसे जैसे यूरिन आगे पास होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, ये ऑस्मोलैरिटी का ही चार्ट है ना, ये 300 400, तो ये 1200 तक ऑस्मोलैरिटी रहने की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो रही है। तो ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हम कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। सबसे पहले तो मेन कंपोनेंट्स है हमारे NaCl एंड यूरिया, ये दोनों के वजह से ऑस्मोलैरिटी इधर मेंटेन रहती है। ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन रहती है। सबसे पहले तो यूरिया की बात करूंगी। यूरिया यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जा रहा है इधर, देन फिल्ट्रेट गया, फिल्ट्रेट में से जब वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, यूरिन में जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया रिलीज होता है। इसका कारण भी मैंने ये बताया था, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए ही यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया रिलीज होता है। ये यूरिया, ये इंटरस्टिशियल है, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो यहाँ पे यूरिया रिलीज हुआ, देन ये यूरिया इसमें चला जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है फ्लो, यहाँ से फ्लो ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ आएगा, ऑलमोस्ट यूरिया चला जाएगा यूरिन में, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वजह से एक मेंटेन्ड है ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम में। ये जो 1200 है ना, इसके कारण बता रही हूँ यहाँ पे 1200 क्यों है। देन सेकेंड रीजन, मतलब सेकेंड वे हम कैसे इधर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं। फर्स्ट यूरिया हो गया, आई होप आपको यूरिया का समझा है क्यों। थोड़ा सा आ रहा है, इसमें जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन मोस्टली यूरिन में चला जाएगा। बस थोड़ा सा ये ऑस्मोलैरिटी के लिए हमने यहाँ पे रखा है। 3 से 4 बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ, मुझे आपको बोर नहीं करना है, बट आई होप आपको समझे, यही आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा NaCl। अभी ये देखते हैं, यहाँ से NaCl रिलीज हो रहा होता है, बताया था मैंने, बिकॉज यहाँ से मैंने बोला ना कि सॉल्यूट पास हो सकता है, तो ये NaCl रिलीज हो रहा है। ये रिलीज हुए वाला NaCl जो इंटरस्टिशियम में पड़ा है, ये ले लेगा हमारा वासा रेक्टा, ब्लड में ले लेगा, ओके। नाउ ये NaCl आगे 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 इधर पास हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम, तो ये इसमें आ रहा है, NaCl सारा ब्लड में आ रहा है। अभी ऊपर जाएगा ये इसके साथ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम हो रही है, देखो कम हो रही है ना, 600 500 400 300, ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं, हमारे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। तो अंदर ज्यादा है तो वाटर अंदर आएगा, तो यहाँ से जो भी वाटर हम इंटरस्टिशियम में ला रहे थे, समझा आपको, यहाँ से जो भी वाटर हम इंटरस्टिशियम में ला रहे थे, वो अभी इसके अंदर चल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझी। जो भी वाटर, हमने बोला ना कि ये वाला लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्यूट के लिए नहीं है, और ये वाला लिम्ब जो असेंडिंग लिम्ब है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। तो इसका रीजन ये ही है। आपको काउंटर करंट समझा, आई होप, बिकॉज देखो एक और बार मैं आपको समरी देती हूँ, ओके।
काउंटर करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला। नाउ यूरिया का बताती हूँ, ये दो ही रीजन से काउंटर करंट मेंटेन है। एक तो काउंटर करंट का होल पॉइंट है कि हमें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अभी ये हम कैसे मेंटेन रखेंगे? पहली बात, क्यों मेंटेन रखना है? इसलिए मेंटेन रखना है बिकॉज उसी की वजह से हमारी यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो पाती है। ये जो ऑस्मोलैरिटी है 300 400 से लेके 1200 तक, अंदर इतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी रहने की वजह से ही हमारी यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो रही है। मैंने यूरिन कॉन्सेंट्रेशन भी बताया पहले। फिर ना अभी ये मेंटेन तो है, ये कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी? काउंटर करंट ऐसे वर्क करता है। अभी जितना भी हमने क्या किया, सबसे पहले यूरिया की बात करते हैं। जो भी कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया सारा तो इसमें जा रहा है, यूरिन में थोड़ा सा यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये यूरिया फिर से, मतलब इसमें का भी थोड़ा सा पार्ट हम फिर से हेनलेज लूप में ले लेंगे, फिर ऊपर भेजेंगे, हमारी बॉडी से निकाल देंगे, बट उस टाइम पे थोड़ा सा यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेगा। क्यों? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। अभी सारा हमारा लाइक होल फोकस ऑस्मोलैरिटी पे है। ये हो गया। फिर NaCl की बात करते हैं। NaCl हमने जो इधर से रिलीज कराया था, ये वाले से हमने देखा था असेंडिंग लिम्ब से, ऊपर जाने वाली लिम्ब से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते थे। NaCl जो बाहर निकला उसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने ये ले लिया, अंदर ले लिया अपने, ब्लड में चला गया। ब्लड इधर ये वाली साइड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे जैसे ब्लड ऊपर जा रहा है, बाहर वाली साइड सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, अंदर वाली साइड सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज हम अभी इतना सारा NaCl भर के लेके आए। तो वाटर अंदर आ जाएगा। कौन सा वाटर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर है। क्यों है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर? बिकॉज ये वाले लिम्ब में से हमने फिल्ट्रेट में से सारा वाटर बाहर निकाल लिया था। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। Mammals have ability to produce concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction, thus forms counter current. The flow of blood through two limbs of vasa recta is also counter current pattern. ये भी counter current है. The proximity between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards inner medullary interstitium. मैंने बता दिया कि उनका पर्पस ही ये है इस काउंटर करंट का कि हमें अंदर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। From 300 osmol in cortex to 1200 osmol in medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. Ascending limb में जो भी NaCl था वो descending ने ले लिया, वो देखा हमने. NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta. Similarly, small amount of urea enter thin segment of ascending limb of Henle's loop, which is transported back to interstitium by collecting tubule. ये यूरिया का बताया कि collecting tubule के हेल्प से वो वापस interstitium में आ जाता है. The above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop vasa recta is called counter current mechanism. I hope आपको ये समझा होगा. This mechanism helps to maintain concentration gradient in medullary interstitium. Presence of such interstitial gradients help in easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. मतलब यूरिन को concentrate करने के ही लिए. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. तो हम 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सकते हैं जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था। यही है देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस JGA मतलब जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, वो भी देखा हमने, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट. Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. An excessive loss of fluid from body can activate these receptors which stimulate hypothalamus to release ADH. ये देखो ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कराने में काम आता है। इसको ही वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। फ्रॉम द न्यूरोपोफाइसिस, आपको पता होगा न्यूरोपोफाइसिस है क्या, नहीं पता है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ो। ADH facilitates water reabsorption from latter part of tubule, मतलब distal DCT से, thereby preventing diuresis. An increase in body fluid volume can switch off osmoreceptors. osmoreceptors को switch off कर देगा, जो ADH का रिलीज कम करा देगा। इसको बोलते हैं फीडबैक।
अभी अगर फ्लूइड फिर से बढ़ गया तो हमें एडीएच की इतनी जरूरत है नहीं। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स। एडीएच की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। दिस कॉजेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द जीएफआर, वही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, and thereby GFR. The JGA juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow या फिर G ब्लड प्रेशर या फिर GFR कैन एक्टिवेट JG सेल्स, मतलब वही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन which convert angiotensinogen in blood to angiotensin 1। देखो रेनिन हार्मोन रिलीज होता है, रेनिन रिलीज हुआ तो वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, और एंजियोटेंसिन 2 एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वो क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दो पाइप पे भी, अगर आप कोई पाइप को ऐसे होल्ड करके रखो टाइट तो वाटर का फ्लो बढ़ जाता है, सेम हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जो रिलीज होगा एंजियोटेंसिनोजेन की वजह से, एंजियोटेंसिनोजेन 2 की वजह से। एल्डोस्टेरोन कॉजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट मतलब डीसीटी से Na+ और वाटर को हम रीअब्सॉर्ब करेंगे। दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज renin-angiotensin mechanism. An increase in blood flow to atria of heart can cause release of ANF। देखो ये ANF क्या होता है, ये हार्मोन डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। ANF can cause vasodilation, मतलब dilation of blood vessels and thereby decrease blood pressure. ANF mechanism therefore acts as check on renin-angiotensin mechanism, मतलब उसका ऑपोजिट, उसको रोकने के लिए। अभी ऑलमोस्ट हम लास्ट पार्ट पे ही आ गए हैं, ये है मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन पास करना, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। Urine formed by nephrons is ultimately carried to urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by central nervous system। तो वॉलेंटरी सिग्नल इन द सेंस हम हमारी मर्जी से यूरिन पास करते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉलेंटरी, ये हमारे कंट्रोल में होता है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। इन रिस्पॉन्स the stretch receptors on the wall of bladder send signals to CNS. CNS passes on motor messages to initiate contraction of smooth muscles of bladder and simultaneously relaxation of urethral sphincter causing release of urine। तो ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर, हाँ यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स होती है वो सिग्नल भेजती है, फिर उससे वापस बैक एक सिग्नल आता है सीएनएस से कि हाँ रिलैक्स हो जाओ, स्मूथ मसल्स पे बोलता है कि रिलैक्स हो जाओ, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है एंड देन वी पास यूरिन। The process of release of urine is called micturition and neural mechanisms causing it are called micturition reflex। An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liter of urine per day। The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic, थोड़ा सा acidic होता है, 6 उसका pH है and has यार प्रोनाउंसिएशन में ही मेरी आधी जिंदगी जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक ओडर। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट characteristics of urine। Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of kidney। For example, presence of glucosuria and ketone bodies, ketonuria in urine are indicative of diabetes mellitus। तो ऐसे यूरिन सैंपल्स भी लेते हैं बहुत सारी टेस्ट के लिए, तो इससे डिसऑर्डर्स वगैरह पता चलते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, कितना बचा है ये वैसे, थोड़ा ही है। अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। इतना CO2 लंग्स रिमूव करते हैं एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। लिवर, अरे यार मेरी आंखों में क्या चला गया पता नहीं। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी
secretes bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins, drugs. Most of these substances ultimately pass out along with digestive wastes. The sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretion. Sweat produced by sweat glands is watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid. तो ये सारी चीजें भी sweat में present होती है. Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the wastes mentioned above. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum. This secretion provides a protective oily covering on skin. तो ऐसे ऑयली कवरिंग बनती है हमारी स्किन पे जो हम फेस वॉश से धो देते हैं. डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू. डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. लास्ट पार्ट पे आ गए चैप्टर के. माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया. यूरिया अगर ब्लड में ही रहेगा तो इस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं, जिसकी वजह से किडनी पे भी प्रेशर आके किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं. इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस. हमारे रिलेटिव्स पे भी मैंने देखा है कि किसी के तो भी हाँ तो वही कुछ भी आया है तो हीमोडायलिसिस कराते थे वो. तो इसमें क्या होता है, देखो एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो ब्लड को आपके ब्लड को प्यूरिफाई कराएगी. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. उसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं मशीन को. ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोएगुलेंट हेपारिन. तो देखो एक मशीन होती है, बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. एक इंसान है, उसके एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, एंटी कोआगुलेंट हेपारिन ऐड करेंगे, मतलब ब्लड कोआगुलेट ना हो जाए. फिर इस ब्लड को हम एक मशीन में भेज देंगे. मशीन में ऐसी एक लाइक मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन, उसके अंदर जाता है ब्लड और मतलब उसके थ्रू उसके आर पार जाएगा. उस जो मशीन है, मशीन में बाहर उस पाइप के बाहर हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, पूरा प्लाज्मा में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ही रखेंगे, सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं डालेंगे. तो वहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट की मात्रा नहीं है, हम जो ब्लड ला रहे हैं उसमें है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से उधर तो है ही नहीं, तो उधर चल जाएगा सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ब्लड पूरा प्यूरिफाई होके बाहर आएगा यूनिट के, और फिर हो गया, ब्लड पूरा प्यूरिफाई होके बाहर आ जाएगा और उसे हम इंसान की बॉडी में डाल देंगे. द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है, सराउंडेड बाय फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड बोलते हैं उसको, जो having the same composition as of plasma except nitrogenous waste. The porous cellophane membrane of tube allows passage of molecules based on concentration gradient. तो जितना भी हमारा यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बाहर चला जाएगा. As nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, their substances freely move out, thereby clearing the blood. ब्लड को क्लियर कर देंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाके. द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट. हाँ, तो ब्लड में एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं और फिर भेज देते हैं बॉडी में. दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये बहुत हेल्पफुल रहा है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड in correction of acute renal failures, kidney failure. A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative, क्योंकि body reject ना करे, to minimize its chances of rejection by immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such complicated technique. Renal calculi, stones of insoluble mass of crystallized salts, oxalates formed within the kidney. ये रीनल कैल्कुलाई है. और फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी. ये लेसन हो गया. क्या बोलूँ अभी मैं. थैंक यू. लेक्चर के स्टार्ट और एंड में मैं ब्लैंक होती हूँ एकदम. मुझे ये बोलना था कि एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना और नोट्स अच्छे से बनाना. और एक चीज़ क्या होती है, जितने भी मैकेनिज्म वाले लेसन है ना, जिसमें समझने वाली चीज़ें बहुत है, तो ये लेसन में
आपको नोट्स तो ठीक है, बट आपको लेक्चर्स बार बार देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीव्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी का भी देखो, बट लेक्चर्स बार बार देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेक्चर्स बार बार देखने से आपको वो आपके दिमाग में बैठ जाती है चीजें। आपको अपने आप आपके दिमाग में एक इमेज सी चलने लगेगी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो मैकेनिज्म वाली चीजों को तो मैं एक ही बोलूंगी, रिपीटेड लेक्चर्स देखो। जो भी याद रखने वाली चीजें वो तो नोट्स से ही है। दैट इज इट, थैंक यू, बाय बाय।